हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं LLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है हमारा फर्स्ट पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट, जिसका एक अक्षर क्वेश्चन बनता है सर हेनरी मैन पे। सर हेनरी मैन पे अक्सर क्वेश्चन बनता है। यह क्वेश्चन 5 से लेकर 20 में कभी भी आ सकता है, कभी 5 में, कभी 10, कभी 20, ये आता रहता है। कभी ऐसा होता है ये 5 में भी आ जाता है, 10 में भी आ जाता है, कभी 10 और कभी 20, कभी 20, कभी 5। तो ये अक्सर आता रहता है और यह एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है जो मैं आपको करा रहा हूँ। अब सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर लियोन ड्यूगिट और सेबनिंग वाला जो है मैंने डाल चुका हूँ क्वेश्चन, और ये मेरे स्वयं के बनाए हुए नोट्स हैं। ड्यूगिट और सेबनी, इन दोनों को मैं अब से पहले यूट्यूब पे इनकी वीडियो डाल चुका हूँ जो मेरे द्वारा ही बनाए हुए नोट्स थे। और ये इतने इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इनके द्वारा जब तुम कोई भी एग्ज़ाम दोगे तैयारी करने के बाद, तो मेरा यकीन है आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। और मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जब इस वीडियो को आप देखो तो प्लीज़ इस वीडियो को कहीं से कट मत करना, कहीं इसे आगे बढ़ा बढ़ा के बीच में से कट करके देखो। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हट जाएगा आपके माइंड से। फिर इसको जब दोबारा स्टडी करोगे तो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप पहली बार इसे पढ़ोगे। मैंने 2-3 एक्टों से, 2-3 बुकों से स्टडी करने के बाद इसको बनाया है, और इतना साधारण लैंग्वेज में इतना सफिशिएंट बनाया है कि जो LLB फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं, जो जिनकी स्टार्टिंग ही LLB में होती है, तो वो थोड़ा डरे हुए होते हैं, थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो उसको देखते हुए मैंने बहुत अच्छा बनाया। मैंने भी एग्ज़ाम दिए थे और काफ़ी बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिए हैं मेरे द्वारा पढ़े हुए नोट्स होते। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना प्लीज़, वीडियो को जरा भी मिस ना कीजिएगा, काटना मत। और वीडियो पे चलने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, हमारा जो तीसरा वाला जो प्रश्न है, अब से पहले मैं एक और 2 प्रश्न में करा चुका हूँ। पहला प्रश्न था मेरा लियोन ड्यूगिट का, दूसरा था मेरा सेबनी का, जो मैंने अपने चैनल पे वो दोनों वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाके उनको देख सकते हो। और आज हमारा तीसरा प्रश्न है सर हेनरी मैन की तुलनात्मक विचार पद्धति और ऐतिहासिक विचारधारा की व्याख्या कीजिए। पहले था सेबनी, लियोन ड्यूगिट। आज हमारा तीसरा प्रश्न है सर हेनरी मैन। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। यह कम से कम पिछले 7 वर्ष में 5 बार आ चुका है, 5 बार पूछा जा चुका है, पूछा गया है। पिछले 7 वर्षों में 5 बार आ चुका है, और ये 15 से 20 नंबर में ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, मैं किसी के चोरी करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलो बताते हैं आपको आगे। सर हेनरी मैन की तुलनात्मक विचार पद्धति और ऐतिहासिक विचारधारा की व्याख्या कीजिए। सर हेनरी मैन 1822 से 1888 इनका जो समय काल होता है। चलते हैं, थोड़ा सा परिचय जानते हैं। इंग्लैंड की ऐतिहासिक विचारधारा के विकास के संबंध में सर हेनरी मैन अपने विशद ज्ञान के कारण अमर हैं। उन्होंने रोमन विधि और उसके विकास के इतिहास का संपूर्ण अध्ययन किया। उन्हें अंग्रेजी और मुस्लिम विधि का अच्छा ज्ञान था। जो सर हेनरी मैन थे, उन्हें अंग्रेजी विधि और मुस्लिम विधि दोनों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। विभिन्न देशों के गहन अध्ययन करने के फलस्वरूप
उन्होंने विधि और विशेषकर इतिहास में तुलनात्मक पद्धति का श्री गणेश किया। उन्होंने अपने देश में भी अध्ययन किया और विदेशों में भी जाके अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का श्री गणेश किया। उनकी प्रथम प्रकाशित पुस्तक एनिसेंट लॉ 1861 ईस्वी में 1861 में आई थी, जिसमें उनकी पद्धतियों के सामान्य सिद्धांत के वर्णन है। इसके अलावा इनकी 3 पुस्तक और थीं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में जब हम देने जाते हैं तो 5 नंबर में इनकी 2 पुस्तक ही पूछ लेता है, बुक ही पूछ लेता है कि सर हेनरी मैन की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा मैन की 3 महत्वपूर्ण पुस्तक ब्लेस कम्युनिटीज 1875 में आई थी। देखो सन भी जरूर डालना है, अगर हमें 5 नंबर लेने हैं तो हमें सन भी डालना है। अगर जब कभी एग्जाम बनता है तो वहाँ पे 2 पुस्तक पूछी जाती हैं कि सन हेनरी मैन द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, तो आप इनमें से 2 लिख दीजिएगा और प्लस साथ में सन भी लिखिएगा। दूसरा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये आई थी 1875 में, ये भी 1875 में आई थी। तीसरा है डिजर्टेशन ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम्स, ये आई थी 1883 में। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब काफी बार पूछा गया है 5 नंबर में कि किन्हीं 2 सर हेनरी मैन की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने प्रश्न पे आगे। यहाँ से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। यहाँ से 5 और 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है अक्सर, 5 और 10 नंबर में अक्सर क्वेश्चन बनता है। सर हेनरी मैन की विचार पद्धति, तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। सर हेनरी मैन की विचार पद्धति को तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है क्योंकि इन्होंने विभिन्न देशों की विधि प्रणाली का अध्ययन करके विधि के विकास संबंधी कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले हैं। यहाँ पे कहा गया कि सर हेनरी मैन जो थे उन्होंने काफी देशों की विधि का अध्ययन करा, उसके बाद इन्होंने अपने देश में आए और विधि का अध्ययन करा, श्री गणेश किया, तो संबंधी सामान्य निष्कर्ष निकाले। उसके बाद आगे चलते हैं। हिंदू विधि और रोमन विधि के तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज 2 प्रकार का होता है। समाज 2 प्रकार का होता है। प्रथम समाज होता है स्थिर और दूसरा होता है विकासशील। दोनों प्रकार के समाज अपनी आरंभिक अवस्था में निम्नलिखित 4 चरणों से गुजरते हैं। सर हेनरी मैन जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि समाज 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर समाज और विकासशील समाज, लेकिन दोनों ही समाज अपनी आरंभिक स्थिति में जो शुरुआत के दिन होते हैं वो 4 चरणों से, 4 आधारों से, 4 बातों से अक्सर गुजरते हैं। उनको बताते हैं सर हेनरी मैन। तो चलते हैं क्या है वो बात है। नंबर 1 है हमारी कानून का विकास। शासक के व्यक्तिगत आदेशों को ईश्वरीय इच्छा माना जाता है। कानून का विकास शासक के व्यक्तिगत आदेशों का ईश्वरीय इच्छा माना जाता है। नंबर 2 पर देखते हैं, ये आदेश प्रथा का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जो कोई शासक अपनी राजगद्दी पे आ जाता है, अपने अधिकार में सत्ता आ जाती है, तो उसके द्वारा जो कानून लागू होते हैं वही क्या बन जाते हैं, वही आदेश, उसके द्वारा दिए हुए आदेश ही प्रथा बन जाते हैं। उसके द्वारा दिए हुई कानून, उसके द्वारा दिया हुआ ही ऑर्डर कानून बन जाता है, इसमें ये कहा गया है। नंबर 3 पर चलते हैं। शासक के स्थान पर कुछ अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाता है जो स्वयं विधि का निर्माण करते हैं। जब हम किसी कानून को लागू करते हैं तो क्या होता है कि जो जिस क्षेत्र में लागू करते हैं वहां पे थोड़े दबंगाई लोग रहते हैं, तो पावरफुल आदमी रहते हैं, तो उस सत्ता को वो अपने हाथ में ले लेते हैं और उस कानून को अपने ढंग से चलाते हैं, अपने आधार से, अपने तौर तरीकों से चलाते हैं। जैसे अक्सर आपने कभी गांवों में देखा होगा, शहरों में देखा होगा
जहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है या कोई पावरफुल व्यक्ति होता है, तो कोई अगर कहीं रूल है तो वो उन रूलों में फेरबदल करके अपनी पावर दिखाता रहता है। तो इसमें यही कहा गया है। अल्पसंख्यक लोग अल्पसंख्यक विधि निर्माताओं के खिलाफ विद्रोह करते हैं, जिसके फलस्वरूप विधि प्रकाशित होकर संहिता का रूप धारण कर लेती है। यह कह रहा है कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक विधि का जो है विद्रोह करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये अच्छी नहीं लग रही है या इसे चेंज करो, और वही फिर जो क्या होता है प्रकाशित होकर संहिता का रूप धारण कर लेती है। चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं और प्रश्न है हमारा भी। देखिए सबसे ज्यादा जब भी एग्जाम में, मैंने अभी बताया था 5-10 नंबर में प्रश्न बन रहे थे, यहाँ से ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो हेडिंग है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। हैसियत से संविदा की ओर का सिद्धांत, यहाँ पे 10-20 नंबर ये अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, और कभी कभार ये 5, 10 और 5 और 20 में पूछा जाता है। तो ये कभी मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रश्न के लिए। तो हैसियत से संविदा की ओर का सिद्धांत, मैन का कहना है कि आरंभिक समाजों में भले ही वो स्थिर समाज हो या प्रगतिशील समाज हो, स्थिर समाज वह कहते हैं जिनपे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एक ही कानून पर एक ही दिशा में चलते रहते हैं, और प्रगतिशील समाज वह समाज होता है जो समय के अनुसार बदलता रहता है। तो दोबारा पढ़ते हैं इसे। स्थिर समाज हो या प्रगतिशील समाज हो, व्यक्तियों की वैधानिक स्थितियों का निर्माण परिस्थिति से किया जाता था। दूसरे शब्दों में नागरिकों के कर्तव्य, अधिकार, विशेषाधिकार आदि कानून द्वारा निश्चित किए जाते थे। बहुत ही साधारण लैंग्वेज है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो या कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं इस समय एग्जाम की वजह से अपने नोट्स डायरेक्ट दे रहा हूं। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मैं इनको दोबारा स्टडी कराऊंगा, और एक एक स्टेप वाइज इसे मैं खोल के पढ़ाने वाला हूं। लेकिन अब एग्जाम आने वाले हैं। पहले एग्जाम 16 जुलाई से थे, लेकिन अब ये कट करके कैंसिल होके 1 अगस्त से कर दिए गए। 1 अगस्त 2021 से कर दिए गए हैं। दूसरे शब्दों में नागरिकों के कर्तव्य, अधिकार, विशेषाधिकार आदि कानून द्वारा निश्चित किए जाते थे, किंतु भविष्य में सामाजिक विकास के साथ साथ व्यक्तियों की कानूनी स्थिति का निश्चय आपसी समझौतों के आधार पर किया जाने लगा। इस सिद्धांत के फल स्वरूप रोम में दासों और इंग्लैंड में कैथोलिक यहूदियों और स्त्रियों की दशा में सुधार होने लगा। अन्य देशों में भी बेगार समाप्त हो गई तथा मालिक और नौकर के संबंध पारस्परिक समझौते के आधार पर निश्चित किए जाने लगे। बहुत अच्छी बात है। मैन का सिद्धांत उचित नहीं बैठता, क्योंकि आज का समाज परिस्थिति से संविदा की ओर बढ़ने की बजाय संविदा से हैसियत की ओर बढ़ रहा है। इस लाइन की सबसे इंपोर्टेंट लाइन यही है, ये नोट कर लीजिएगा। मैन का सिद्धांत उचित नहीं बैठता, क्योंकि आज का समाज परिस्थिति से संविदा की ओर बढ़ने की बजाय संविदा से हैसियत की ओर बढ़ रहा है। मैन के मत अनुसार परिस्थिति का अर्थ पारिवारिक बंधनों को द्वारा स्थापित किसी व्यक्ति की निश्चित सामाजिक अवस्था से होता है। पारिवारिक सदस्य जैसे स्त्री, बच्चे, पुरुष और दास आदि का परिवार के मुखिया द्वारा पारिवारिक बंधनों में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलते हैं, अपना हमारा थोड़ा सा और रह गया है यह प्रश्न। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जब इसे 1 से 2 बार जब इसे स्टडी करोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। मन से जब स्टडी करोगे समझ के 1 या 2 बार में ही आप क्लियर हो जाओगे, और बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं इस वाले नोट्स को पढ़ने के बाद आपके। ये मेरी गारंटी है आपसे। सर हेनरी मैन का योगदान विधि शास्त्र के लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण रहा। यह कह रहे हैं सर हेनरी मैन का जो योगदान था वो निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण रहा था। तो वो कारण क्या थे? अब तक के महाद्वीपीय ऐतिहासिक विधि शास्त्रियों ने केवल रोम विधि को ही अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना था।
जबकि सर हेनरी मैन ने संसार में विभिन्न देशों की विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ जो विधि शास्त्री थे वो ऐसे थे जिन्होंने अपने ही देश की या रोमन विधि का ही अध्ययन किया था और विधि का निर्माण करने चले थे। लेकिन सर हेनरी मैन जो थे उन्होंने विदेशी विधियों का भी अध्ययन किया और काफी देशों का अध्ययन करा। उसके बाद जब कोई निष्कर्ष निकला तब वो अपनी तुलनात्मक पद्धति का उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने आंग्ल, हिंदू, मुस्लिम आदि विधि शास्त्रियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि एक सीमा तक पूर्व और पश्चिम दोनों में विधि का समान रूप से विकास हुआ है। दूसरा नंबर क्या था कि ये कहते हैं कि मैन ने विधि के इतिहास का अध्ययन मुख्य रूप से भूतकालीन कानूनी व्यवस्था को जानने के लिए किया था। ये कहते हैं कि जो सर हेनरी मैन ने विधि के इतिहास का जो अध्ययन किया था वो भूतकालीन कानूनी व्यवस्था को जानने के लिए किया गया था, न कि भावी विधि व्यवस्था के स्वरूप को निश्चित करने के लिए। और इस दिशा में उन्होंने विधिक सिद्धांत को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब हम कोई प्रश्न लिखते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा संक्षेप में लिखना होता है। इसमें इसकी आलोचना नहीं बूझी गई है, आलोचना का एक अलग प्रश्न बनेगा, आप इसे देखिएगा। फिलहाल संक्षेप में हमारे क्या मत है, सर हेनरी मैन का क्या मत था। मैन का तुलनात्मक ऐतिहासिक सिद्धांत हमें सामाजिक दृष्टि से विधि के विकास की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैटलैंड, विनोग्रेड्राफ और ब्राइस जैसे विधि शास्त्री मैन से प्रभावित हुए और उन्होंने उसके ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति को विधि के अध्ययन का आधार बनाया। यह था हमारा सर हेनरी मैन का तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति का सिद्धांत, जो हमारे जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट LLB फर्स्ट सेमेस्टर में सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। मैं अपने चैनल पर जूरिस्प्रूडेंस और लॉ से रिलेटेड चीजें लाता रहूंगा और मेरे आने वाले समय में मैं LLB की सारी क्लासों को मैं कराने जा रहा हूं। प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू भाई।